नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लोकसभा में दोबारा पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल। पक्ष में 269, विपक्ष में 198 वोट पड़े। विपक्षी सांसदों ने किया विरोध। पीएम मोदी ने जयपुर में पार्वती काल सिंधु चंबल ईआरसीपी परियोजना का किया शिलान्यास। मोदी बोले, देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा लिखा। हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। योगी सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। ऊर्जा विभाग को मिले सबसे अधिक 8,587 करोड़। गुजरात के भावनगर में बस डंपर की टक्कर, 6 की मौत। सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई 50 यात्रियों से भरी बस, 20 से ज्यादा घायल। और राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। भोपाल में पारा 3 के नीचे, 53 साल का रिकॉर्ड टूटा। नोएडा गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव को लेकर बिल संसद में पेश हो गया है। सरकार ने मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि पेश होते ही इस बिल पर घमासान भी शुरू हो गया। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही है, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया है। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। तो एक देश एक चुनाव का वास्ता, जेपीसी का रास्ता। सरकार का बड़ा दांव, एक देश एक चुनाव पेश किया। कई लाख करोड़। प्रशासन, पुलिस, टीचर सब लोग लगे रहते हैं। 12 महीना चुनाव होता रहता है, उससे आजाद होंगे। एक ही टाइम पे सब निपट जाएगा, देश विकसित बनेगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। ऐतिहासिक सोच है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐतिहासिक कदम है। बहुत विराट भारत, विशाल भारत बनेगा। और हम इस सारी 12 महीना ने तो उलझे में, उसी में फंसे में, उससे निकलने का नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी इसके समर्थन में है। हमें ये लगता है कि इससे देश का समय बचेगा, इससे देश के रिसोर्सेज बचेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी पूरा 5 साल मिलेगा काम करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भी सारे चुनाव साथ में ही होते थे। वो बाद में जैसे जैसे स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट होने लगे, सारे राज्य का चुनाव अलग अलग होने लगा। पॉलिटिकल रीजन से भी कोई सरकार गिर जाती है तो फिर न्यू आती है, तो उस तरह से 5 साल का गैप बनने लगा था। बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों के लिए न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के सांसद मंगलवार को संसद परिसर में बैग लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने हैंडबैग के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, हिंदू ईसाइयों के साथ खड़े हों लिखा था। उन्होंने नारे लगाते हुए सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में क्रीम कलर का ये हैंडबैग लेकर पहुंची थी। तमाम कांग्रेसी नेता इस तरह का बैग लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों की रक्षा होनी चाहिए। तो फिलिस्तीन के मामले पर घिरी प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अब बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के उत्पीड़न की बात कही है। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से लड़ने और फिट रहने के लिए सभी के लिए साइकिल चलाना सबसे बेहतर विकल्प है। विश्व चैंपियन मुक्केबाज नीतू घंगास ने सरकार की पहल की तारीफ की और कहा कि वक्त के साथ ये पहल मजबूती से आगे बढ़ेगी। पैरालंपिक 2024 की कांस्य पदक विजेता पैरा एथलीट सिमरन शर्मा ने देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार का आभार जताया। फिट इंडिया साइकिलिंग पहल के कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों में किया गया है। साइकिलिंग से व्यक्ति फिट भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है और स्वस्थ नागरिक प्रधानमंत्री जी के समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार कर सकता है। इसलिए हर संडे सुबह में 7 बजे हम साइकिलिंग करें और प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े। अगली खबर मंदसौर से है, जहां जिले के मल्हारगढ़ नगर परिषद में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बार एक पीड़ित व्यक्ति ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में भाग लिया। पीड़ित ने अपने आवेदन की लंबी माला बनाकर कलेक्टर को सौंपते हुए कहा कि मल्हारगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के लिए सीएमओ, मुख्य नगर अधिकारी राजेश गुप्ता और इंजीनियर जिम्मेदार हैं। यह पहला मामला नहीं है जब कोई नागरिक इस तरह की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है। इससे पहले भी मंदसौर जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां किसान और आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं और जनसुनवाई में पहुंचते हैं। हाल ही में एक रिटायर्ड पटवारी की समस्या को लेकर भी एक विवाद हुआ, जब उन्हें अपनी बात रखने के दौरान कपड़े फाड़ने की घटना सामने आई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन शाखा अलोट के प्रबंध KRD शर्मा ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को खोजबीन में मिला सुसाइड नोट, जिसमें 2 अन्य वेयर हाउस संचालकों से प्रताड़ित होकर सल्फास जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसमें वेयर हाउस शाखा प्रबंधक शर्मा की कल उज्जैन के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आज जिला खाद्य नियंत्रण उज्जैन एवं भोपाल की टीम आलोट पहुंची, जहां वेयर हाउस को सील किया गया। मुख्यतः वेयर हाउस में रखा हुआ अनाज कम होने के कारण शाखा प्रबंधक द्वारा आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया गया। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस थाना आलोट पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में आज 2 विशेष समुदाय के मंचलों द्वारा एक हिंदू नाबालिग लड़की को लेकर पार्क में घूमने और उसके साथ छेड़छाड़ करना उन्हें भारी पड़ गया। नाबालिग से छेड़छाड़ की हरकत करते हुए पार्क में आए अन्य लोगों ने दोनों को देख लिया। इसके बाद उन्हें पकड़कर जब पूछताछ की गई तो दोनों अपना नाम अलग अलग बता रहे थे, एक बार और बार बार नाम बदल रहे थे। इस पर जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सामने ही भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान एक मनचला भीड़ से बचकर भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। मामला ये है जी, ये सुबह के घर से 9 बजे निकले हैं। हमारे पास अभी करीब 1 घंटे पहले अपडेट आया था, कॉल आई थी। हमारी टीम क्या यहाँ पर घूमती रहती है, सर्वे करती रहती है कि कोई मुसलमान लड़की है या कोई हिंदू लड़का है, कोई किसी प्रकार का कोई लफ्ज़ जिहाद ना हो। आजकल के इस चीज़ को आप देखते हुए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हमारे भारत में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने लड़कों से पहले पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। पहले तो अपने आप को हिंदू बता रहे थे। जब हमने उनकी आईडी वगैरह चेक करी तो दोनों जो हैं दोनों मुस्लिम हैं, और जो लड़की है वो लड़की नाबालिग है, 15-16 साल की लड़की है, सेक्टर 3 में रहती है, ऐसा बताया जा रहा है। लड़की का फेस तो देखो हम नहीं दिखा सकते अभी। बाकी लड़के ये रहे सामने, आप लड़कों को दिखाना चाहो। अभी इनके पिताजी से भी आपने बात की? हाँ, लड़की के पिताजी, हाँ लड़की के पिताजी से भी बात हुई है। उनको कुछ नहीं पता कि हमारी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी इसके लड़की के माता पिता जो आ रहे हैं तो उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है।
अगली खबर सीतापुर से है, जहां रेलवे लाइन के किनारे मिले 200 मृतकों में महिला व पुरुष शामिल है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सीतापुर से अहम खबर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों की शिनाख्त का प्रयास भी किया है। वहीं सुनसान इलाके में मिले शव से हड़कंप मच गया है। शव मिलने के बाद अटकलों का दौर जारी है। मिश्रिक थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया है पुलिस ने शुरू किए हैं शव की शिनाख्त के प्रयास। तो सुनसान इलाके में मिले शव से हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद अटकलों का दौर जारी है। तो मिश्रिक थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे मिले हैं 200 शवों की पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां वेखो बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुए हैं। जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर फायरिंग की है। 2 मिनट के वीडियो दर्जन भर, आपको बता दें 2 मिनट का ये वीडियो सामने आया, जिसमें दर्जन भर फायरिंग करते युवक दिख रहे हैं। तो दर्जन भर बदमाश फायरिंग करते दिख रहे हैं। आपको बता दें, घर के अंदर मौजूद एक युवक के गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलेट सवार बदमाशों ने घर के चारों तरफ घूमकर फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में आ गए। दोनों गुटों में रंगबाजी को लेकर पहले भी चली हैं गोलियां। जेल से छूटकर आए युवक की हत्या करने पहुंचे थे बदमाश। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र के तेज विहार का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अगली खबर है, जहां फिल्म कलाकार मुश्ताक खान अपहरण केस। फिल्म कलाकार मुश्ताक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अपहरण मामले में पुलिस ने फरार शिवा को गिरफ्तार किया है। अपहरण मामले में 4 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। तो अपहरण मामले में पुलिस फरार शिवा को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। अपहरण मामले में 4 लोगों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। तो बिजनौर से अहम खबर, फिल्म कलाकार मुश्ताक खान अपहरण केस, 4 लोगों को पहले ही पुलिस भेज चुकी है जेल। फिल्म कलाकार मुश्ताक मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई। अपहरण मामले में पुलिस ने फरार शिवा को गिरफ्तार किया है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम मूसेपुर स्थित अघोषित गोदाम से लाखों रुपए की तंबाकू लाद कर गुजरात जा रहे कंटेनर जीएसटी विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश प्रसाद व असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक मिश्रा द्वारा कायमगंज के ग्राम टिलिया के निकट रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान अधिकारियों द्वारा ट्रक पर लदी तंबाकू के जीएसटी से संबंधित प्रपत्र मांगने पर आपको बता दें चालक कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं करा सका। जीएसटी चोरी का संदेह होने पर अधिकारियों द्वारा उक्त तंबाकू लदे कंटेनर ट्रक को मंडी समिति कायमगंज लाकर गार्ड के सुपुर्द कर दिया गया है। गोपनीय सूत्रों से पता चला कि ट्रक को अधिकारियों द्वारा पकड़ने के उपरांत कायमगंज के गंगा दरवाजा स्थित एक तंबाकू प्रतिष्ठान से ट्रक पर लदी तंबाकू का ई वे बिल भी जनरेट कर दिया गया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की टीम से अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हुई है। गाजीपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और नगर पालिका टीम से महिलाओं ने जमकर हाथापाई की। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी के मल्लाह बस्ती का है, जहां नगर पालिका के पार्क पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जबकि पार्क में जल निगम का पंप हाउस बना हुआ है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त टीम पार्क में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची तो अवैध कब्जेदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने के दौरान मौजूद महिलाओं ने विरोध करते हुए जमकर बवाल काटा। महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ हाथापाई भी की। फिलहाल पुलिस टीम ने बल प्रयोग के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। ये पीर नगर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क के से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर एक जगह थी जो पालिका की संपत्ति थी। उस पर वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों ने अपनी भैंसे वगैरह बांधकर और वहाँ पे काऊ शेड वगैरह बना रखे थे, जिस पर उस जमीन को हमने अमृत योजना के अंतर्गत पंप हाउस के निर्माण के लिए दिया था, परंतु वो लोग समझाने के बावजूद भी वहां से अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। कई बार उन लोगों को बोला गया, कई बार हमारी जेई और वो एई जो थे जल निगम वाले वो भी गए थे, परंतु उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर ये पंप हाउस नहीं बनेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंग भट्टा मालिक ने कच्ची ईंट पथाई करने वाले दलित मजदूर का अपहरण कर उसके पैर पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। कौशाम्बी थाना इलाके के कायमपुर मोहंदीपुर गांव के रहने वाले राम आसरे ने बताया कि मेरे बेटे ने सुपर ईंट भट्टे में कच्ची ईंट बनाने के लिए 30,000 रुपये बकाया के तौर पर लिए थे। आपको बता दें, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे पोते की तबीयत बिगड़ जाने के कारण मेरे बेटे को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जिसकी सूचना भट्टा मालिक को लगी तो वो आग बबूला हो गया और मेरे घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर शाहपुर स्थित ईंट भट्टे ले गया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सामूहिक नकल की आशंका पर निरस्त की गई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित की परीक्षा। आपको बता दें, परीक्षा संपन्न कराई गई। मामला महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति इंटर कॉलेज का है, जहां पिछले 9 अगस्त को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित की परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा में सामूहिक नकल का अंदेशा होने पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। प्राधिकरण ने सामूहिक नकल की आशंका पर यह परीक्षा निरस्त की थी। परीक्षा में कुल 660 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें तमाम परीक्षार्थियों को बराबर अंक मिले थे। फिलहाल निरस्त परीक्षा आज दोबारा गाजीपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर तथा उनके हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे और गणित की जगह विज्ञान और विज्ञान की जगह गणित का बुकलेट ऊपर चस्पा हो गया था, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा को सेमेस्टर 1 की परीक्षा को निरस्त करते हुए उस सेंटर की पुनः परीक्षा कराया गया है। एक बीटीसी का पेपर चल रहा है, 2022-23 का पेपर था और इसमें सामूहिक नकल डिवाइस द्वारा दिखाया गया था। सेमेस्टर का पेपर दिए हैं, अभी डीएलएड पर सेमेस्टर का पेपर दिए हैं मैथ का और पेपर अच्छा हुआ है। दोबारा आपको पेपर हो रहा है? पेपर किसी कारण निरस्त कर दिया गया था पेपर, अब ये तो नहीं मालूम है हमें। मैथ का पेपर था, री एग्जाम हुआ था क्योंकि पिछली बार हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया था ना, तो इस बार फिर से कराया गया है। मैथ का था, बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर था। अगली खबर का रुख करेंगे। संभल जिले में पुरानी धार्मिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने का कार्य तेज हो गया है। बंद पड़े मंदिरों को खोलकर उनकी साफ सफाई कराई जा रही है और पूजा पाठ भी शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में कार्तिक महादेव मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है, जहां वर्षों से पूजा पाठ बंद थी। साफ सफाई के बाद यहां फिर से धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद थाना हयात नगर क्षेत्र के सराय तरीन पीला खदाना इलाके में राधा कृष्ण मंदिर का ताला आज खोला गया। यह मंदिर सैनी समाज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने मंदिर का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। यह मंदिर भी वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ श्रद्धालु कभी कभार यहां आते थे। मंदिर के पुनरुद्धार से क्षेत्र में उत्साह है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया और मंदिर की पुरानी यादों को साझा किया। पुलिस और प्रशासन के इस प्रयास से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ चले क्या गए थे, यहाँ धीरे धीरे कुछ काम ऐसे होने लगे हड्डी सिंह के, तो हिंदू मुसलमान का जैसे रिश्तेदारियों में फर्क पड़ा, कुछ परेशानी इस ढंग की,
तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ से चले गए। और यहाँ पक्के बाग मंदिर में पीछे कुछ मुरादाबाद, कुछ मोती नगर, कुछ शहजादी सरा, इस जगह से धीरे धीरे लोग चले गए। भगवान का मंदिर है ये राधा कृष्ण के मंदिर का। तो कितना पुराना मंदिर होगा ये? 1982 में बना था। ये 1982 में बना था और यहाँ पर जो है सैनी लोग रहते थे, 200-250 घर थे। मैं तो बताऊँ बात, उन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, सुनो मेरी बात को, उसको बेचा। बेचने के बाद में अपनी अपनी जमीनों में उन्होंने मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में वो लोग जो वहाँ चले गए, सेटल हो गए। आज भी वहाँ पूजा होती है, कल भी होती थी, अभी इससे पिछले जो कोई फंक्शन था तो जब भी पूजा करके लग गए थे वो लोग। मतलब बुलाया गया, चाबी मतलब है मन कहाँ है, और हमने ताला खोल दिया इस काम की। किस नाम से ये मंदिर है? ये हमारे राधा कृष्ण नाम से मंदिर है। और राधा कृष्ण मंदिर हमारे मोहल्ले के ही बुद्ध सैन जी थे, उनके दान दी हुई जमीन में था। और हमने इसको अपने हाथों से बचपन में इसका निर्माण करवाया था। हमारे डॉक्टर साहब चेतन स्वरूप, मुंशी रामचरण जी और कुछ जो हमारे जो मोहल्ले के साथी थे, उन्होंने ये बनवाया था। हमारा भी मतलब अच्छा सा होश था। में सन 1982 में ये बना था। तब से लेके पूजा हुई में काफ़ी, जब लोग चले गए तो पूजा मतलब कम हो गई। अगली खबर का रुख करेंगे संभल में। एक मंदिर मिलने के बाद अब वाराणसी के मदनपुरा स्थित मुस्लिम बाहुल इलाके में गली के अंदर एक मकान में वर्षों पुराना मंदिर मिला है। जिस मकान में मंदिर मिला है उसमें भी वर्ग विशेष समुदाय के लोग ही रहते हैं। कई वर्षों से मंदिर में ताला बंद होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद सोमवार देर शाम सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल सनातन रक्षक दल से जुड़े अजय शर्मा का कहना है कि इस मामले में वह नगर निगम व अन्य लोगों से पूरे मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करके खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट की जनसुनवाई केंद्र में एक पीड़ित फरियादी ने भाजपा नेता पर मंदिर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अपील की गुहार की है। पीड़ित प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि थाना हरवंश मोहाल इलाके में स्थित तिलियाना क्षेत्र में 68/44 मकान नंबर में पूर्व में एक मंदिर था, जिसको क्षतिग्रस्त करके अवैध तरीके से भाजपा नेता अरुण साहू, विजय साहू उर्फ बउआ साहू, जो कि इन्वर्टर बैटरी का कारोबार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करते हैं, जिस कारण से राम जानकी, राधा कृष्ण और शंकर भगवान के मंदिर को बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अवैध तरीके से कब्जे किए हैं। पीड़ित प्रमोद साहू उस स्थान पर पहले ही की तरह मंदिर का पुनर्निर्माण चाहते हैं। सर हमारा प्रमोद कुमार साहू नाम है सर तिलियाने में हमारी पारिवारिक ज़मीन है, वहाँ पे हमें मंदिर का निर्माण करवाना है। वहाँ पे सुनीत साहू सन ऑफ श्यामलाल साहू के लड़के बीजेपी नेता के मंडल आयुक्त हैं, तो उन्होंने पहले ट्रैक्टर का निर्माण कराया। हमने उनसे बात करी कि हमारी मंदिर की जगह आप निर्माण मत कराइए, तो उन्होंने कहा कि आप जब मंदिर बनवाएंगे तो हम तुरंत हटवा लेंगे। सर धीरे धीरे करते उन्होंने पक्का निर्माण करवा लिया, पूरी तरह दुकान उन्होंने बनवा ली। हमने उनसे 2-3 बार मिलने की बात करी तो उन्होंने जान माल का मुझे खतरा दिखाया। हमने पहले भी ज्ञापन दिया थाना हरवंश मोहाल में, तो वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर उन्होंने नेतागिरी करके मामला को टाल दिया। अगली खबर का रुख करके खबर कानपुर से है, जहां कल कांग्रेस पार्टी के होने वाले प्रदेशव्यापी आंदोलन को कानपुर पुलिस इसको लेकर सख्त हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता नौशाद आलम मंसूरी समेत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चेतावनी नोटिस भेजा और कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर लिया। महंगाई समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा का घेराव करने की योजना बना रही थी। इसको लेकर पुलिस का खुफिया तंत्र भी एक्टिव हो गया है। कानपुर से आलोक मिश्रा, विकास अवस्थी समेत कई नेताओं ने बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने की जानकारी पर मंगलवार दोपहर नौशाद आलम को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार विरोध से, आलोचनाओं से, अपनी नीतियों के खिलाफ जो मुहिम चलाने की शुरुआत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने करी, उससे घबरा गई है, बहुत डर गई है। अजय राय जी ने कॉल करी कि विधानसभा का घेराव करना, तो एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उत्साहित था कि हम अपने हक हुकूक की लड़ाई, जनता के हक हुकूक की लड़ाई को जाके विधानसभा में घेराव करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे, सोते से उठाने का काम करेंगे कि हमारी बुनियादी मुद्दे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके का प्रशासन बना रखा है, शासन कर रही है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। व्यापारी वाहनों के चालान को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार को नोट और वोट दोनों देने के बावजूद उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी इसे अपनी आवाज को दबाने की कोशिश मानते हैं। इस संदर्भ में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि व्यापारियों की आवाज को बुलंद करना उनका उद्देश्य है। उन्होंने घोषणा की 22 दिसंबर को गाजीपुर में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के व्यापारी शामिल होंगे। 22 तारीख को व्यापारी महाकुंभ है प्रदेश के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। व्यापारियों के बीच में हम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और जिसमें प्रमुख व्यापारी नेता रायबरेली को उपस्थित हैं। आज रायबरेली आने का उद्देश्य ये है कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल लगभग 1 महीने से पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर के व्यापारी की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जिस तरीके से आज हम लोग समझ पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपकी आई हैं कि पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा जैसे चांदी की लूट कर ली गई। कई ऐसी घटनाएं हुई। रनिया में हमारे कानपुर के पास 5 लाख रुपया दरोगा ने ही लूट लिया व्यापारी से। ऐसे बहुत सारे घटनाएं आ रही। साथ में जीएसटी को लेकर के प्रदेश में बहुत से अधिकारी क्या कर रहे हैं कि चोरों को नहीं देख रहे हैं, व्यापारियों की फैक्ट्रियों पर धरना देने का काम कर रहे हैं, उन पे सिक्योरिटी लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन्हीं सब विषयों को लेकर के व्यापारियों के साथ लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं जो हुई हैं और जो हो रही हैं, उनको रोकने के लिए प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण जनपद गाजीपुर में 22 दिसंबर को प्रादेशिक महाकुंभ किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से अब पुलिस कर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गया। दरअसल पुलिस कर्मियों को छुट्टी न मिलने की वजह से पुलिसकर्मी काफी तनाव में रहते थे, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया ने जिले के फेफना थाने से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है और इसकी सफलता पर इसे जिले के और थाने में लागू किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का कहना है कि थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों को 7 भागों में बांटा गया है और उनको रोस्टर के तहत साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी जनपद से बाहर नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर विशेष परिस्थिति में उसे बुलाया जा सकता है। ना वर्दी में नहीं ना। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो पुलिस की ड्यूटी होती है वो 24/7 365 डेज की होती है। तो इस क्रम में ये कभी कभी देखा जाता है कि जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इससे उनको शारीरिक और मानसिक थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद बलिया में थाना फेफना से हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो हमारे थाने के पुलिसकर्मी हैं, अराजपत्रित कर्मी हैं, उनको सप्ताह में 1 दिन रेस्ट देने का निर्णय लिया है। उसमें जो थाने के जितने पुलिसकर्मी हैं उनको तिथि तय कर दी गई है कि उस पर्टिकुलर तिथि को उनका रेस्ट डे होगा और ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग रिव्यू करेंगे और धीरे धीरे जनपद के अन्य थानों पे अगर इसका पॉजिटिव आउटकम होता है तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब कोई इमरजेंसी ड्यूटी होती है तो उनको ड्यूटी पे बुलाया भी जा सकेगा और इसके लिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको बता भी दिया गया है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां पिता के अवैध संबंधों से परेशान बेटे ने पिता की हत्या की साजिश रची। सगे बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा और हत्यारे बेटे के मृतक के भतीजों यानी हत्यारे के चाचा के लड़कों ने भी पूरा साथ दिया। बताया जा रहा है कि पिता के अवैध संबंधों से बेटा परेशान था और आए दिन मृतक पिता परिवार के साथ मारपीट करता था। बड़गांव पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या आरोपी सगे बेटे और हत्या में साथ देने वाले चाचा ताया के लड़कों को गिरफ्तार किया है। मृतक व्यक्ति परिवार के साथ आए दिन मारपीट और झगड़ा भी करता था। तो सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया और हत्या आरोपी तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
14 दिसंबर 2024 को थाना बड़गांव में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था अज्ञात के विरुद्ध, जिसमें कि वादी ने बताया कि पिछली रात्रि उनके भाई की किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी है गोली मारकर। इस संबंध में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के उपरांत मृत्यु का कारण गनशॉट इंजरी के द्वारा आया एवं अलग अलग तमंचों से इसमें 315 और 12 बोर के अलग अलग तमंचों से इसमें गनशॉट इंजरी आई तथा पुलिस द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो अलग अलग खोखे कारतूस भी बरामद हुए थे। इसमें कि यह लग रहा था कि यह 2 या उससे अधिक अभियुक्तों का द्वारा यह कार्य किया गया। अगली खबर बलिया से है, जहां पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान के दौरान जिला प्रशासन ने भाजपा नेता व जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के स्थायी आपको बता दें सुरेंद्र सिंह के अस्थायी कैंप कार्यालय पर भी बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया। भाजपा नेता का कहना है कि उनका ये कार्यालय पिछले 40 साल से चल रहा था। कई सरकारें आई और गई, उन सरकारों में भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब संगठन से बड़ी हो गई है, तभी तो उनका कैंप कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया। भाजपा नेता साड़ी पढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये आयु कितनी हुई जबकि ये बीच में मैं लगाया। 40 वर्षों से मैं यही ना था, आप सारे लोग देखे हैं। 40 वर्षों से विपक्ष से मैं लड़ाई लड़ा हूँ, कई बार तोड़ा गया, कई बार खदेड़ा गया, फिर भी यहीं पर मैं जमा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तोड़ दिया एक संगठन का कार्यालय, तो भाई दर्द तो होना स्वाभाविक है। सरकार के खिलाफ संगठन लड़ाई लड़ेगा सर, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा संगठन लड़े या न लड़े, मैं लड़ूंगा। लेकिन पहले दिन जब बुलडोजर आया था तो आपसे वार्ता करके चला गया, फिर ये टूटा गया। पहले दिन किसके इशारे पर, कौन है इसके पीछे? वार्ता करके चला गया, कह लो कि डीएम साहब से बात कर लीजिए। मैं डीएम साहब से बात करने के लिए 2 दिन बैठा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां 20 दिसंबर को सहारनपुर न्यायालय में बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव होना है। इसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच एवं जागरूक अधिवक्ता मंच ब्रदरहुड अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद हेतु सीनियर वकील जयवीर सिंह पुंडीर, उपाध्यक्ष पद हेतु मुंतजिर अली कुमारी सोनिया एवं महासचिव पद हेतु धर्मेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष पद हेतु मोहम्मद मसरूर मलिक भी इस बार मैदान में है। बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जयवीर सिंह पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव को जीतकर हम जूनियर वकीलों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो हमारे जूनियर वकील हैं उनका काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बाबू केस से संबंधित फाइलें वकीलों को नहीं दिखाते हैं और सीधा क्लाइंट को फ़ोन कर अवैध वसूली करते हैं। इन्हीं सब पर हम चुनाव जीतकर लगाम कसने की कोशिश करेंगे। हमारी एसोसिएशन है जिसका प्रत्येक दिसंबर में चुनाव होता है और ये वार्षिक चुनाव है, वार्षिक खेल है हमारा। और इसमें उन लोगों को चुना जाता है जो हमारी बार के हित के लिए काम करें, कैंपस का वातावरण शुद्ध करने के लिए काम करें, इसलिए चुनाव होता है। कैसी कुछ खामियां रहती हैं और मूलभूत से क्या प्रमुख समस्या वकीलों को झेलनी पड़ती है? समस्या है बार कैंपस में, हमारी बार में समस्या है, कैंपस में समस्या है। आप देख रहे होंगे स्टैंड में आप आदमी नहीं निकल सकता। इसका निदान और इसके समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? हमारी कार्यकारिणी जीत कर आती है तो पूरा कोशिश रहेगी हमारी कि जो पार्किंग की व्यवस्था है इसको सही प्रकार से करें और सुचारू रूप से सभी की गाड़ियाँ सही तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पार्किंग की वकीलों के लिए बहुत परेशानी है। पार्किंग की कहीं सही जगह नहीं है और उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। और जूनियर अधिवक्ता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे ताकि उनके लिए चैम्बर बैठने की सुविधा हो सके। मैं 16-17 में गवर्निंग काउंसिल के लिए लड़ा था और बहुत भारी मतों से विजयी हुआ था। उसके बाद 2019-20 में कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ और विजयी हुआ था। उस समय भी लगभग 80% वकीलों का मुझे सहयोग मिला था, उनका मैं आभारी हूँ और रहूँगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक युवती की जहरीला पदार्थ खिलाकर जान ले ली और मृतका के परिवार को गुमराह करते हुए देर शाम जानकारी दी कि उनकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों ने युवती को अस्पताल लेकर ससुराल वाले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बांदा जनपद के अतर्रा तहसील अंतर्गत खटोरा गाँव का ये मामला है, जहाँ चित्रकूट जनपद के नादी गांव की रहने वाली युवती रत्ना की शादी अतर्रा में 22 फरवरी 2023 में हुई थी। पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन मृतका के पति का दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध थे। पत्नी इसका विरोध करती थी, जिसके चलते पति रोज मारपीट करते हुए दहेज कम लाने की शिकायत करता था, जिसकी जानकारी मृतका ने पहले भी अपने परिवार को दी थी, जिसके चलते युवती के परिजनों ने बेटी की ससुराल वालों को खटोरा जाकर कई बार समझाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि इसी के कारण बेटी के सास, ससुर, देवर व बहन ने जबरन मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला। छोटी बहन थी, तो कैसे मार दिया गया? उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसने कई बार हमसे बताया कि गार्जियंस गए, समझौता भी करिए, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अगर हम बात करें यहाँ दहेज हत्या के साथ में एक और बात सामने आई है कि उसके जो हस्बैंड थे उसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से लगातार उनके बीच में विवाद चलते थे। क्या ऐसी भी कोई कहानी है क्या? जी, उसका अफेयर बाहर चलता, इसके रहते उसने हमारी बहन की कदर नहीं की। जब वो रोकती थी तो वो मारता था, इसी वजह से उसने उसकी जान ले ली कि मेरी बात बाहर ना आए। कब शादी की हुई थी? सन 2023 में, 22 फरवरी सन 2023। शायद ये उन्हीं के घर वालों का किया हुआ मामला है, किसी गैर का किया हुआ मामला नहीं। उससे लड़ाई झगड़ा करते थे, उसको मारते पीटते थे। जब हमको सूचना मिलती थी, हम उससे अगर कुछ कहते थे तो वो कहती थी शांत रहो, घर का मैटर है, शांत हो जाए। इस तरह में हम ढीला ढाली में रहे, ये लोग उनको मार डाले। ये सबसे छोटी बेटी थी आपकी? छोटी बेटी। कब शादी की थी आपने? 2023 में। उस समय क्या दहेज दिया था आपने? दहेज मैंने जो दहेज का सामान था, सोफा सेट और ये सब बर्तन। नकद भी दिया होगा कुछ? हाँ, नकद 1 लाख रुपए तिलक में दिया था। सब पूरा जितने मेरी हस्ती थी मैंने दे दिया था। इसके बाद भी ये लोग मांगते थे? हाँ, फिर जब घर गया, बुलाए, मैं इनके घर गया तो कहता था 5 लाख रुपए हमको दो। ये हमारी छोटी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसकी वजह से उसको इन लोगों ने मार दिया। अब दूसरा नाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बहन के पति हैं, इनका मतलब किसी और औरत के साथ भी चक्कर था। इस चक्कर से उसको ये परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, इसलिए उसको इन्होंने मारा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से एक 5 साल के मासूम का पहले अपहरण किया गया, बाद में यार्ड में खड़ी ट्रेन के डिब्बे में ले जाकर आरोपी युवक ने मासूम से दुष्कर्म किया। उसके बाद आपको बता दें उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इब्राहिम पहले बच्चे और उसकी मां के पास प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहां पर उससे नज़दीकियां बढ़ाई। जब महिला सो गई तो उसके बच्चे को कंधे पर उठाकर वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला जब जागी तो बच्चे को न पाकर उसने काफ़ी देर तक बच्चे को खोजा। बच्चे के न मिलने पर जीआरपी में गुमशुदगी दर्ज कराई। जीआरपी पुलिस ने जब जांच शुरू की और सीसीटीवी खंगाला तो आरोपी इब्राहिम बच्चे को कंधे पर ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास की सभी ट्रेनों को चेक किया तो यार्ड में खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में मासूम का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी की फोटो रेलवे स्टेशन सहित आसपास सर्कुलेट की है तो कई लोगों ने आरोपी की शिनाख्त की, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने आरोपी इब्राहिम को रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी से गिरफ्तार कर लिया। रेलवे स्टेशन चारबाग में दिनांक 15/16 की रात को एक महिला द्वारा यह सूचना दी गई कि उसका 5 वर्षीय बालक लापता है। पुलिस ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया एवं उसकी खोज प्रारंभ कर दी। दिनांक 16 तारीख को तड़के सुबह उसका शव रेल यार्ड के अंतर्गत खड़ी एक ट्रेन के अबेंडन
ट्रेन के कैरिज में उसका शव मिला। पुलिस द्वारा सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी, जिसका नाम इब्राहिम बताया जा रहा है, लखीमपुर का यह रहने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा नगर पंचायत के उपचुनाव के मतदान में फर्जी मतदान की शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। भाजपा विधायक सुशील सिंह ने जहां बुरखे में पहुंचने वाले मतदाताओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, इसी तरह सपा समर्थित प्रत्याशी ने फर्जी मतदान की शिकायत की थी। जोनल मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र ने बताया कि मतदान के दौरान मतदान केंद्र में एक व्यक्ति बेवजह घूमते पाया गया। पूछताछ में कोई जानकारी न दे पाने से उसे पूछताछ के लिए पुलिस को सौंपा गया। जांच में दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाने की बात कही। हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। पूरे 18 बूथों का भ्रमण किया गया है। सब जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं किसी तरह की अनियमितता नहीं है। अगर कोई अनियमितता की शिकायत आ रही है, कोई किसी के द्वारा बताया जा रहा है, तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जांच कराई जा रही है। टेंडर वोटिंग की भी प्रक्रिया है, तो जैसा भी निकल के आएगा वैसा कराया जाएगा। अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस लेकर गई है, क्या? हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा है और हम लोग को आशंका है कि कोई 2 वोट डाल सकता है या डुप्लीकेट डाल सकता है, तो हम लोग उसको पकड़ के और उसको बैठा रहे हैं। अभी कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम अभी वोट डालने को नहीं, हम लोग अंदर चेकिंग के लिए गए थे और चेकिंग के दौरान पाया गया कि वो लोग वहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर किया गया तत्काल कि किसी भी तरीके से मतदान को प्रभावित न करें। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। आगरा से एक महिला को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि होटल संचालक और उसके साथी ने उसके साथ रेप किया और फिर जबरन देह व्यापार के धंधे में शामिल कर दिया। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। टुंडला की रहने वाली महिला की अपने पति से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद महिला आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर एक होटल में कमरा लेकर रहने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि होटल संचालक और उसके साथी ने उसको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर उसके साथ रेप किया। आरोप लगाया कि रेप के बाद महिला को बंधक बनाया गया और जबरन देह व्यापार भी करवाया जाने लगा। जब 2 ग्राहक होटल में आए तो महिला ने उनसे मदद मांगी। उसके बाद दोनों लड़के महिला को चुपचाप होटल से अपने साथ ले गए और ताजगंज क्षेत्र में ही अपने घर पर रख लिया। महिला ने वापस अपने घर जाने के लिए कहा तो दोनों लड़कों ने उसके साथ मारपीट की। 9 अक्टूबर को महिला चुपचाप घर से फरार हो गई और फिर महिला ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी। अब महिला ने अपने पति के साथ मिलकर सभी के खिलाफ टुंडला में मुकदमा दर्ज कराया। मैंने थाना टुंडला पर यह तहरीर दी थी कि उसके साथ थाना ताजगंज के किसी अज्ञात होटल में दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना टुंडला पर 0 FIR पंजीकृत की गई थी और थाना ताजगंज भेजी है, जहां उसे दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। महिला के कोर्ट के सामने बयान कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जी, महिला जो भी कोर्ट के सामने कहेगी इसी संबंध में आगे विवेचना की। अगली खबर का रुख करके खबर आगरा से है, जहां दवा व्यापारी को धमकी देने के मामले की पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जो बताया वह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। 14 दिसंबर को थाना सदर क्षेत्र के बूंदो कटरा के रहने वाले एक दवा व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया। फिर दवा व्यापारी के घर एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में खून के निशान और एक गोली लगी हुई थी, जिसके बाद दवा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक प्रदीप और दूसरा जैकी। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने बताया कि उसके प्रेम संबंध क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से थे, लेकिन किसी बात पर लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद लड़की ने दूसरे लड़के से प्रेम संबंध बना लिए। प्रदीप के पास लड़की का आधार कार्ड रखा हुआ था। प्रदीप ने अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए आशिक को सबक सिखाने के लिए अपने चचेरे भाई जैकी के साथ मिलकर प्लान बनाया। लड़की के आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी सिम कार्ड खरीदा, फिर उस नंबर से दवा व्यापारी को धमकी दी थी। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर पर थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी ही, उनका मेडिकल स्टोर है, उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फ़ोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं, जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था।
कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके वो चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने वियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर सहारनपुर से, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य में ढिलाई को लेकर नाराजगी जताई और आगामी सत्र से पूर्व कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव जाटोवाला में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण हो रहा है। यह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के बाद दूसरा राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉलेज होगा। इस मौके पर सीडीओ सहारनपुर, एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, कार्यदायी संस्था के एक्ससीएन आदि मौजूद रहे। ये बेहट में जो ये निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज है, आज इसका औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। मेरे साथ जो कार्यदायी संस्था है यूपी राज्य के निर्माण निगम, उसके एक्ससीएन और कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और सीडीओ साहब भी उपस्थित हैं। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में आज निरीक्षण किया है। मुख्यतः जो कंसर्न है इस बिल्डिंग को लेकर, इस पूरे भवन निर्माण को लेकर, वो टाइमलाइंस को लेकर है और ये निर्देश दिए गए हैं कि और अधिक लेबर लगाकर और अधिक टीमें लगाकर निर्माण को जितना तेजी से करवाया जा सके उसको कराएं, ताकि अगले जो सत्र है उसमें यहाँ पर शिक्षण कार्य शुरू हो सके। इसके साथ कुछ जगहों पर फिनिशिंग की काफ़ी कमियां नज़र में आई हैं। मैंने एक्ससीएन को निर्देश दिए हैं कि उन सभी कमियों को त्वरित रूप से दूर करवाएं और यहाँ पर जो भी यहाँ का साइट इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां जनपद के डीआईवीएस कार्यालय पर भारी संख्या में शिक्षकों ने 6 महीने से रुके वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने को देखते हुए डीआईवीएस देवेंद्र गुप्ता के साथ सभी कर्मचारी नजारत है। सभी जगहों पर ताला लटका रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय धरने पर बैठे शिक्षक शिवमंगल सिंह ने कहा कि जुलाई महीने से लेकर अभी तक हम लोगों का वेतन रुका हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि शिक्षकों को वेतन भुगतान जल्द किया जाए। हम लोग वेतन के लिए आए हैं। हम लोगों को 6 महीने से वेतन रियासत द्वारा बिना मतलब का रोका गया है, बिना किसी कारण का। इसके पहले मई जून का वेतन 22 विद्यालयों को जिला वेतन निरीक्षक द्वारा दिया गया है, लेकिन हम लोग का वेतन रोका गया, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। किस कारण से वेतन रोका गया? अब हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिना कारण का वेतन रोके हैं। हम लोग जब तक पेमेंट हम लोग का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगातार धरने पर रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर इसके पूर्व में भी 10 दिसंबर 2024 को हम लोग उपस्थित थे। 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। आप मीडिया के साथियों द्वारा और अखबार के माध्यम से अपनी बातें बताई हैं हम लोगों ने। हमारी पीड़ा ये है कि विगत 6 माह से 100 जनपद के 179 कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कानपुर से है, जहां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 मूल कारक होते हैं। सड़क, बिजली संवाहक, जिसमें एक संवाहक एक ऐसा माध्यम है जो देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़े रखता है, और साथ में अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का गलियारा उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से होकर गुजरता है। ऐसे में इस प्रदेश के राजमार्गों की बुरी हालत को लेकर सत्या पथ फाउंडेशन ने ज्ञापन के माध्यम से हमीरपुर सागर हाईवे में होने वाली 10वें वर्षों के दौरान होने वाली मौतों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिलाधिकारी महोदय से इस राजमार्ग को 1 माह के अंदर गड्ढा एवं बेतरतीब स्पीड ब्रेकरों से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार से निवेदन किया है। होगी और ये घटनाएं प्रत्येक दिन वो भी नहीं उत्तर सबसे अच्छा है। मैं सागर हाईवे पे दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में प्रशासन के समक्ष आया हूं और डीएम कानपुर नगर को इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। जो विषय है वो कुछ ऐसा है कि जो सागर हाईवे है ये प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली रोड है और दुर्भाग्य का विषय ऐसा है कि इस रोड का नाम चाहते या न चाहते हुए बीते 10 सालों के दौरान खूनी हाईवे के नाम से ऑटोमेटिक पड़ता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई समूहा के पास जहां 2 बच्चों की जान गई। तो अब फिलहाल अभी के लिए देश की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।